और अब बात महायुद्ध 2.0 की करेंगे। अमेरिका और ईरान की करेंगे। अमेरिका और ईरान में डील पर साइन हो चुकी है, उसकी बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट आ गया है। आज जिनेवा में वार्ता होनी थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राक्षी समेत कई नेता इसमें उनको शामिल होना था। ये 19 तारीख की बात है जब उन्हें शामिल होना था। अचानक से सब कुछ कैंसिल हो गया और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि इजराइल रहा है। आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया कि फिर से डील खतरे में आ गई? चलिए इसको विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट की कहानी इस वक्त क्या नजर आ रही है। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको साझा कर देते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध का तनाव बढ़ने लगा है। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी। इजराइल ने 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये पहली जानकारी इसलिए क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरह से शांति की बात हो रही थी, फिर उसके बाद से एमओयू साइन हुआ, फिर ये हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इजराइल की नाराजगी शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। वो अपने एक तरफा कार्यक्रम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम इजराइल ने खाई है और हमले की वजह से ईरान नाराज हो गया है। ईरान ने फिर इस पर सवाल उठा दिया और कह रहा है कि एमओयू लागू ही नहीं होता है क्योंकि ये तो पहली शर्त थी और उसका उल्लंघन हुआ है। अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब होता हुआ और बदलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस पर चर्चा करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, रितेन माथुर साहब हमारे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही साथ विकास सबरोल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास आपका रुख करूंगा और सबसे पहले एक सिनेरियो मुझे समझाइए कि सब कुछ तो ठीक हो गया था ना, सारी दुनिया खुश हो गई थी कि चलिए सब कुछ चंगा है, सब मिठाई खिला रहे थे, कईयों के दर्द भी देखने को मिले और नाराजगी भी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा नाराजगी इजराइल में देखने को मिली थी। अब अगर बात करें तो कहां पर जाकर चीजें खराब होनी शुरू हो गई, कहां से वो चीजें शुरू हुई कि नहीं? ये जो एमओयू साइन हुआ उसके बाद से ये पॉइंट निकलकर सामने और इसके बाद से ये सारी चीजें बैकफायर करने लगी, यानी वो खराब होने लगी। आशीष, मैं स्टार्ट से ही कह रहा था देयर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, और वही चीज सामने सामने होती दिख रही है। पहले ही मुझे मेरा पर्सनल यही व्यू था कि ये अभी बहुत दूर की बात है कि ये समझौता होगा कि नहीं होगा। एमओयू ही अपने आप में कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन मार्क, कई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। देखिए, बात वहीं आके अटकती है, हॉर्मुज का क्या होगा, जो इनका पैसा, जो इनका एसेट्स जो अटके हैं, जो ईरान के एसेट्स जो फ्रीज किए गए हैं, उनका क्या होगा, नाकेबंदी कब खत्म होगी, यूरेनियम का क्या होगा। ये अभी जो मसले हैं ये सब सॉल्व करने वाले हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक ये रहेगा। और सबसे खास बात, एक जो मिसट्रस्ट है दोनों में, जो ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, वो एक बहुत सामने आ रही है। और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देखिए लगातार जो दी जाएंगी, जब आप एक किसी टेबल पे बैठते हैं, जब आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो आपको ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दूर रखनी पड़ती हैं। उसमें आईआरजीसी भी पीछे नहीं हटता और ट्रम्प भी पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चीजें इस समय बहुत एक बड़ा गेम चेंजर बन रही हैं और इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। ऊपर से देखिए इजराइल जब तक अपने हमले बंद नहीं करेगा हिजबुल्लाह पे, हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी है, 2 पॉइंट आपने उठाए, 2 पॉइंट विकास, वो आपने बखूबी 2 पॉइंट उठाए हैं। पहला पॉइंट ट्रस्ट, दूसरा पॉइंट इजराइल। आशीष सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं आप ही से। यही 2 पॉइंट्स हैं या इसके अलावा भी आप कुछ देख पा रहे हैं? आशीष सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, आशीष सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद टेक्निकल खामी है। इसी सवाल को मैं माथुर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। सर, विश्वास वाली कमी और दूसरा इजराइल, यही 2 पॉइंट है या इसके अलावा कुछ और? विश्वास का तो एक बहुत बड़ा संकट है, सच बात है। तो दोनों देशों के बीच में विश्वास को लेकर तो शुरू से ही गड़बड़ चल रही थी, एक बात है। और इसमें इजराइल का जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है, इजराइल के मुद्दे को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जब तक दुनिया के अंदर ये प्रॉक्सीज हैं,
कोई ना कोई आदमी इनके खिलाफ लड़ने खड़ा होगा, वरना ये आपको ही मारेंगे, हमको ही मारेंगे, सबको मारेंगे ये। इनका उद्देश्य क्या है उसको समझते हुए जो इसराइल जो इस समय कर रहा है वो दुनिया का सबसे सही तरीका है इन लोगों से निपटने का। और जब तक इस तरीके का आदमी आपको भी जरूरत पड़ेगी, कभी कल को आपके साथ कुछ होगा, आप हमारे देश के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियां चलती है तो हम लोग उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं, जो इंसर्जेंसी है उससे हमारे सेना निपटती है, सैनिक हमारे उस कारण घायल होते हैं। यही तो समझ देखने वाली बात है कि उनको सैनिकों को आप बचाए उस देश की रक्षा के लिए, और आप सारे की सारी एनर्जी अपनी जो है वो इन लोगों में वेस्ट करना पड़ती है, प्रॉक्सीज पैदा हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉक्सीज पैदा क्यों ना हो, इसके लिए वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस के सामने बैठकर एक समझौता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। क्यों प्रॉक्सीज है दुनिया के अंदर, रीजन क्या है, तो उसको लेकर दुनिया बैठ के सोचे कि प्रॉक्सीज जो देश उसको समर्थन करेगा आर्थिक रूप से, आर्थिक सहयोग तो होता ही होता है, जो तो सेना एक तरीके की पैरामिलिट्री बोलो या कोई नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, तो उन लोगों को फंड तो कहाँ से आते हैं, तो फंड देने वाली कंट्री को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक और है। ऐसी फंड कंट्री पर अगर सैंक्शंस लगते हैं ठीक तो है। सैंक्शंस नहीं लगा के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक और बड़ी खबर, डील के बाद ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला। युद्ध ने ईरान को कमजोर किया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को $1 भी नहीं देंगे, यानी किसी तरह की मदद से इनकार किया गया है ट्रंप की तरफ से। फंडिंग देने से भी ट्रंप ने पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है। ये कहानी अब फिर से निकलकर सामने आ चुकी है। आशीष सर, ये थोड़े दिनों की खुशी देकर ईरान को गम मिला है या ईरान ने ट्रंप को गम दे दिया है सर? जय हिंद आशीष। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, जैसा कि हम लोग डेली एनालाइज करते हैं। दर्शकों की लेटेस्ट जानकारी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कई बार लगता है कि कहीं हम बहुत रेपिटेटिव हो रहे हैं इस न्यूज को लेके। अनफॉर्चुनेटली रेपिटेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूज वहीं की वहीं है, स्टेटस क्वो टाइप का है। मैंने सर पहले भी मजबूर कर एनालाइज दिया है किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सर, हम भी क्या करें। एग्जैक्टली वो कभी Yes. कुछ और कहते हैं, फिर वो पलट जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं, फिर पलट जाते हैं। एब्सोल्युटली, और इसका कॉस्ट हो रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट है, मैं कंट्रीब्यूटर नहीं हूं, एनालिस्ट की तरह बैठा हूं, बट अभी लेटेस्ट है कि शायद विटकॉफ चल पड़े हैं स्विट्जरलैंड के लिए, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ईरान अभी भी रेसिस्ट कर रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि कल जो हमला हुआ है उसमें पहले हिजबुल्लाह ने हमला किया। और इस बात को ईरान की जो भी सत्ता है, जितना भी इन्फ्लुएंस्ड है वो हिजबुल्लाह से डायरेक्ट लिंक्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि छिट पुट तो नहीं बोल सकते कल का हमला ठीक ठाक था, क्योंकि उसमें आईडीएफ के सोल्जर्स मरे हैं। जबकि कई केसेस में हमने देखा है कि अगर वो सिर्फ हमला भी कर देते हैं, सोल्जर्स ना भी मरे, एक अगर उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया या ड्रोन लॉन्च किया तो आईडीएफ उसका जवाब देती है। कल के हमले में आईडीएफ के सोल्जर्स मरे हिजबुल्लाह के हमले में नॉर्दर्न इजराइल में, और इसी वजह से उन्होंने पहले एरियल अटैक किया है और उसके बाद आर्टिलरी अटैक्स आज रात को भी होती रही हैं। मतलब आप ये तो कह रहे हैं क्या- कि छेड़ने का काम हिजबुल्लाह ने किया और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई जो है इसराइल की तरफ से दी गई। जी, और हम इसको लिंक करेंगे अपनी उस एनालिसिस से जहां हमने बताया था आपको कि आईआरजीसी का एक फैक्शन इस ट्रूस को होने नहीं देना चाहता है फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस। इस वजह से ये इस सेंसिटिव टाइम पे भी हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से अटैक इनिशिएट किया। कोई भी ट्रिगर इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से नहीं था, तो इजराइल ने रिटेलिएट किया है। और अभी वहीं के वहीं बात की ईरान अभी अपनी टीम नहीं भेजेगा क्योंकि लेबनान में हमले चल रहे हैं। दूसरा एक क्यूरियस बात जो बहुत सीक्रेट रखी थी अमेरिका ने, कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो एक नया वार्ता और संधि हुई है, उसके डिटेल्स अभी भी नहीं आए। 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये बात कहां हुई, इसके क्या, और हिजबुल्लाह के किस फैक्शन से। देखिए, यही इसी को फॉग ऑफ वॉर बोल रहा हूं मैं बार बार, कि हिजबुल्लाह पॉलिटिकल विंग से किया है या हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग से किया है, क्योंकि दोनों सेपरेट वर्टिकल्स हैं डिक्लेयर्ड। हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग को कई देशों ने आतंकवादी आप संगठन, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या, अमेरिका और कतर ने शायद कराया है? जी जी, उस डील के बारे में कोई डिटेल्स अभी तक नहीं आए, और उस डील के होने के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के आईडीएफ के कुछ सोल्जर्स को मारा है अंडर स्टेल्थ अटैक। तो ये डील आगे बढ़ती हुई तो छोड़ दे, एमओयू का फॉर्मलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ आशीष, जो कि एक अनदर बड़ा क्यूरियस बात है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों प्रेसिडेंट्स ने इन पेपर साइन कर दिया है तो अब एमओयू का क्या फाइनलाइजेशन है। अब तो हम ये मानेंगे कि अब डील पे आगे चर्चा शुरू होगी। 60 दिन में एक दिन निकल गया एंड दे हैव नॉट इवन कम फेस टू फेस। तो WMD का, एनरिचमेंट का, न्यूक्लियर वेपन का या मिसाइल्स का, चारों मेन, और प्रॉक्सीज का, डी फ्रीज का और एसेट न्यूट्रलाइजेशन,
या उनको कोई असिस्टेंस, ये स्टैंड बाई जो मतलब मेन इश्यूज एंड पेरिफेरल इश्यूज पे कोई बात हुई नहीं, एक दिन निकल गया आउट ऑफ 60 डेज। तो ले दे के मामला अभी भी वहीं का वहीं है जहां आज से एक हफ्ते पहले था। ट्रंप ने कल फिर एक्सियोस के साथ एक धमकी भरा एक्सप्रेशन दिया है कि हम 60 दिन के तुरंत बाद वही करेंगे जो ये डिजर्व करते हैं अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। ईरान अभी भी वहीं का है कि 60 दिन तक ही हॉर्मुज फ्री है, उसके बाद हम पैसे लेंगे। और अमेरिकन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स अभी भी 300 बिलियन, क्योंकि ट्रंप ने बहुत ज्यादा फाउल माउथिंग करी थी JCPOA की या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, टू पे समथिंग इन कैश टू ईरान। और अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने एग्री किया है कि पैसे आ जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका नहीं देगा। जी आशीष। ठीक है, एक और बड़ी खबर, डील के बाद मिडिल ईस्ट में तकरार लगातार जारी है। दर्शकों, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IRGC ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। डील के कुछ घंटों बाद ही हॉर्मुज को बंद करने की बात निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि लेबनान पर हमले के बाद ये पूरी रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। चेतावनी दी गई है कि लेबनान में सीज फायर के बाद ही जहाज गुजरेंगे, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह में सीज फायर होने की भी खबर सामने आई है। इसको भी लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। मनोज साहब, इस पर क्या कहेंगे आपकी? एक तरफ MOU वाली कहानी थी, साइन हुआ, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उस दिन बहुत डील इज डन खुश होते हुए नजर आ रहे थे, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इतनी दूर से वो बोल रहे थे। उसके बाद से जो है आप कहते हैं कि नहीं 36 घंटे बीते होंगे, ज्यादा नहीं बीता है, और कह रहे हैं कि नहीं कोई भी पैसा ऐसा हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि डील डन हो गया है, अब शांति शुरू हो जाएगा। अब उन्हीं पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि इसको कंटिन्यू कैसे करें। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल अभी भी अमेरिका का बात नहीं मान रहा है, जिस तरह से इलेक्शन भी इजराइल में है, इसको लेकर भी नेतन्याहू बहुत परेशान है। वो चाहता है कि किसी तरह से जो है ये अगर युद्ध कंटिन्यू रहता है तो उनको जो है अब अपने यहाँ इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाएगा, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। वहीं ट्रंप के लिए एक चैलेंजेस ये है कि अगर ये युद्ध अगर कंटिन्यू रहता है तो वो ट्रंप के लिए परेशानी हो जाएगा, जो मिड इलेक्शन होने वाला है नवंबर में। तो अब दोनों कंट्री आपस में बैठ करके ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल जरूर टॉक चल रहा होगा अमेरिका और इजराइल के बीच की, जो आप हमला कर रहे हैं लेबनान पे उसको जो है बंद किया जाए। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो फिर से एक तकरार की बात कही जा रही है, जिससे मैं बैक चैनल पिछले मुझे लग रहा है 3-4 महीने से तो यही चला आ रहा है। बैक चैनल सारा कुछ काम हो रहा है। बैक चैनल हो क्या रहा है? बैक चैनल कौन सा बातचीत चल रहा है कि भाई साहब अब तक सॉल्व नहीं कर पाए, और फिर जो है मान मुनव्वल चल भी रहा है तो इसराइल को क्यों नहीं मना पा रहा? भाई साहब वेंस ने तो कह भी दिया कि सुपर आप एक ही एक आध दोस्त है आपके जिसके पास इतनी पावर ताकत है, मार दुनिया भर का जखीरा जो है मौजूद है, उसके बाद भी आप फिर क्यों नहीं मान मुनव्वल हो पा रहा? मनु साहब, ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होते हैं तो उसमें बहुत तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में बहुत बड़ा रोल होता है, और इजराइल एग्जिस्ट करे ये अमेरिका और यूरोपियन नेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट में कंट्रोल करने के लिए इजराइल को वहाँ पे एग्जिस्ट करना। और जिस तरह से वो इजराइल का एक्सपेंशन नीति है उसको हालांकि बढ़ावा तो नहीं देता है, लेकिन वो चाहता है कि बस मिडिल ईस्ट कंट्री को किसी न किसी रूप से कंट्रोल करे। बैक चैनल का ही एक आउटकम हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से 3-4 दिन पहले की अगर बात करें तो अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था, लेकिन एकाएक 2 दिन के बाद हम लोग सुनते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है, अब डील हो गया। जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील हो गया और वार्ता हो गया, 60 डेज का जो है सीज फायर हो गया है। तो बैक चैनल का बहुत बड़ा रोल होता है। भले आगे फ्रंट में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दोनों शासनाध्यक्ष हम लोगों ने सुना कि अब एक दूसरे पे हमला कर आता हूं सर, इस बैक चैनल को मैं थोड़ा सा और ओपन करूंगा जरा। मैं आता हूं एक और बड़ी खबर, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ से बात करेंगे, मार्को रूबियो। ये बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान में शांति को लेकर चर्चा हो सकती है। इसराइल लेबनान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा, दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना की वापसी पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। यानी लेबनान के राष्ट्रपति से मार्को रूबियो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। विकास, बातचीत पहले मैं ये बैक चैनल वाली कहानी समझना चाह रहा हूं। ये बैक चैनल में क्या बात होती है जो कि अब तक
खत्म नहीं हो पा रही है और फिर भी हमले जारी हैं। दूसरी ये जो जानकारी आ रही है कि जिनसे बातचीत करनी चाहिए मार्को रूबियो को, उनसे ना करके वो लेबनान से बात कर रहे हैं। देखिए, लेबनान में बातचीत का मसला यही है कि जिस तरह से कल हिजबुल्लाह ने हमले किए, तो ऐसे में वो बात करनी जरूरी है कि ये अगर इजराइल से फिलहाल थोड़ी समय के लिए रोके गए हैं और हिजबुल्लाह से किए जा रहे हैं, तो वो रोके जाएं, उनको किस तरह रोका जाए, क्योंकि तभी ये बातचीत संभव है। देखिए, अभी जैसा सहाय सर भी बता रहे थे, आईआरजीसी के 2 धड़े हैं। किस धड़े से बात चल रही है? कहीं ना कहीं एक धड़ा जो मान मनोबल से मान रहा है, दूसरा मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह की दिक्कतें जो है लगातार सामने आ रही हैं। यही चीज देखिए, अमेरिका में भी धड़ा जो है डेमोक्रेट्स और जो दूसरे हैं, एक धड़ा जो कह रहा है कि है वॉर करनी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि वॉर नहीं करनी चाहिए। तो ये जिसे हम एक हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर कहते हैं, ये वही है। सॉफ्ट लाइनर्स लगातार बातचीत करते रहते हैं, कोशिश करते हैं बैकडोर से बात करने की, जबकि हार्ड लाइनर्स फ्रंट फुट पर आकर लड़ने मारने की बात करते हैं, और यही चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल बात यही है कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए, इसराइल को अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी साख बचाए रखने के लिए, अपना नाम बचाए रखने के लिए गल्फ कंट्रीज में कहीं ना कहीं इन सब प्रॉक्सी ग्रुप्स को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो वो किसी भी समय वो अक्टूबर वाली घटना फिर हो सकती है, हमास ने जो की थी। इसीलिए उसको, उन सबको दबाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए उन सबको दबा के रखना होगा, और ये हमले जारी रहेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत जो है ईरान और यूएस के समझौते में आएगी। ठीक है विकास, आप बने रहिए, सभी मेहमान आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और चर्चा हम कर रहे हैं ईरान और अमेरिका में फिर से एक बार खटपट की, क्योंकि अमेरिका से डील के दूसरे दिन एक बार फिर से ईरान पलटा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के नए नियम का ऐलान देखने को मिला है। जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरानी इंश्योरेंस जरूरी है। इंश्योरेंस अभी फ्री है, बाद में फीस लगेगी। ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है। आशीष सर, इस पर छोटा सा रिएक्शन आपका, क्योंकि अब डील तो हो गई है, डील के बाद से अमेरिका भी पलट रहा है और ईरान भी पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है। सर्विस के नाम पर जो है टैक्स वाली कहानी है, उसको पाटने की कोशिश की गई है और कह रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है फिलहाल के लिए रहेगा, बाद में जो है उसकी फीस लगेगी, अभी इंश्योरेंस फ्री है। हाँ, ये टेक्निकल डिटेल्स अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूंगा आशीष। बैक चैनल डिस्कशंस, फिर जानकार व्यूअर्स की फर्दर जानकारी के लिए हम उस तब यूज करते हैं जब जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है टू एड्रेस द मीडिया, टू एड्रेस द ओपिनियन ऑफ पीपल जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन क्यूरियस हैं जानने के लिए कि क्या चल रहा है। तो उसके लिए कुछ पब्लिक पोस्चरिंग्स होती हैं जिसमें ये वक्तव्य इशू किए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और उसके पीछे जो क्लोज डोर्स की मीटिंग होती है जिसके बारे में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, किन मुद्दों पे बात फंसी हुई है, जिसको पब्लिक को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। उनको एंड रिजल्ट से मतलब होता है। बाकी की चीजें सीनेट में या सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान की है उसके अंदर बताया जाता है, क्योंकि उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, लीक नहीं होनी है। तो उसको हम बैक चैनल बोलते हैं कि बैक चैनल कुछ चल रहा है। पब्लिक पोस्चरिंग से थोड़ा सा अलग होता है कि इसलिए हर वर्ड जो हम यूज करते हैं उसका एक मेजर डेप्थ होता है। ये एक था। दूसरा, अभी जो ट्रूस खत्म हुआ है, जो पिछले रात की हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान ने अपनी टीम को जिनेवा या स्विट्जरलैंड नहीं भेजने का डिसीजन लिया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार आफ्टर अ गुड गैप ऑफ मोर देन 15 डेज आशीष, ये जो इजरायली स्ट्राइक हुई है ये काफी हैवी स्ट्राइक हुई है। एरियल बम्बार्डमेंट एंड आर्टिलरी शेलिंग, जिसमें 40 से 50 लोग मरे हैं इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह। और इसके लिए इजराइल ने एक्सप्लेनेशन दिया है बिफोर अमेरिका कुड अगेन स्पीक बैड वर्ड्स फॉर देम या कुछ चैलेंजेस करे। उन्होंने बोला है कि हम इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। मतलब उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि परसों जो अटैक किए थे हिजबुल्लाह ने इनके आईडीएफ के ऊपर 3 या 4 सोल्जर्स को मार दिया। उसके बाद वो दूसरा ऐसा ही कोई अटैक नॉर्दर्न इजराइल में, जहां से ये सदर्न लेबनान में घुस रहे हैं, वहां पे अटैक करने वाले थे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने प्रीएम्प्टिव हिट किया है। और इजरायली सोल्जर्स के मरने पे ये 40-50 हिजबुल्लाह या कुछ सिविलियंस अनफॉर्चुनेटली वही रिपीटेड कहानियां कि बच्चों को मार दिया, लेडीज को मार दिया, एक पैटर्न सेट कर रखा है आईआरजीसी के प्रॉक्सीज ने, वो और इनकी पूरी संस्था जो इंक्लूडिंग सम ऑफ द चैनल्स ऑफ गल्फ वो चला रहे हैं। तो इसमें ईरान का विड्रॉ कर जाना भी ठीक है, क्योंकि 40-50 अचानक मार दिए जाएं ड्यूरिंग अ सीज फायर तो उनको भी अपने देश में सफाई देने में दिक्कत आएगी। ये एक्सपेक्टेड था। तो अब कतार फिर से कुछ बात कर रहा है हिजबुल्लाह से, हिजबुल्लाह वापस लेबनान की गवर्नमेंट से बात कर रहा है। ये सारी चीजें बैक चैनल हो रही हैं। तो वी शुड नॉट लूज होप कि ये ट्रूथ डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा।
नाउ कमिंग टू द स्मॉल इश्यूज ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन की 60 दिन के बाद हॉर्मुज में क्या होगा, उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं, यही चीजें डिस्कस करनी है। और अमेरिका इस पे हारता हुआ दिखेगा आशीष, अगर वो हॉर्मुज के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी, चाहे वो सिचुएशनल हो कि अगर आप हमसे सर्विसेज लेंगे तो हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये अगर मान जाएंगे तो ये बिग लॉस माना जाएगा यूएस के लिए, क्योंकि ये तो ग्लोबल लॉज का वायलेशन हो जाएगा। आपने आईआरजीसी को या ईरान को एक ऐसी पावर दे दी जो ग्लोबली या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे नेविगेशन का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व। वो 12 नॉटिकल माइल से सर लेकिन 12 मतलब एक चीज और समझनी है कि एमओयू अगर साइन हुआ है और फिर लेबनान पर हमले हो रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से हो रहे हैं या किसी ने भी पहले किए हो, मैं उसको साइड रख देता हूं, तो क्या वो एमओयू लागू है, क्या वो शर्तें लागू हैं, क्या अभी अगर मैं करंट सिचुएशन मानूं तो वो क्या है, क्या दर्शक समझ पाए? तो एमओयू, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि वो 14 पॉइंट्स जो वेस्टर्न मीडिया ने रिलीज किया था, फिर 2 पन्ने पेजेशियन ने दिखाए अपने मीडिया पे खुद सिग्नेचर्स के बाद, तो वो हम बताना चाह रहे थे, जो कि अब रियलिटी में कंफर्म हो रहा है कि एमओयू वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओपनिंग ऑफ हॉर्मज एंड स्टॉपेज ऑफ वॉर प्राइमरली। 2 ही मेन मुद्दे कि ये करिए तो फिर हम आगे उन 14 मुद्दों पर बात करेंगे। और इसमें स्टॉपेज ऑफ वॉर अब दिख रहा है कि लेबनान फ्रंट पे नहीं हो पा रहा, तो ईरान को और अमेरिका को ये मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि कुछ चीजों को वो वैसे ही ओवरलुक करें, जैसे 10 दिन पहले जब ईरान ने कुछ शिप्स को मारा था हॉर्मुज में और अमेरिका ने रिटेलिएट किया था उनके हार्बर्स पे, उनके सदर्न कोस्ट पे, इंक्लूडिंग सम कम्युनिकेशन सेंटर्स। ये नहीं था कि सिर्फ मिसाइल यूनिट्स या ड्रोन लॉन्चर्स को मारा था, कुछ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी मारा। ठीक है सर, एक बयान आपके फेवरेट पर्सन का है, जरा मैं सुनवा देता हूं अपने दर्शकों को। जेडी वांस ने क्या कहा है एक बार इस पूरे मसले पर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देता है। Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. माधुर सर, ये वही बात है जो जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि इजराइल जो है वो ये हिमाकत ना करे कि इकलौता उसका दोस्त, सुपर पावर दोस्त, उसको भी खो दे। मैं उनकी सरकार में होता या इजराइल सरकार में होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ऐसे सब ये दोनों चेहरे हैं कि हम तुमको ये बोलेंगे, तुमको ये बोलना है। ये ऐसा मत करिए कि अगर अमेरिका चाहेगा कि इजराइल को अटैक्स रोकने हैं तो रोकना पड़ेगा इजराइल को, एक बात है। और दूसरा कैसा है कि ये झगड़ा सारा क्या है इस बात का लेकर ये ना कि आप अगर प्रॉक्सी से अगर इजराइल पे अटैक करेंगे तो इजराइल क्या करेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। तो अमेरिका को तो बोलेगा नहीं तुम आओ लड़ो, और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए सारा कुछ चल रहा है। आज जितने प्रॉक्सीज हैं, अगर इनको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा इजराइल, तो इजराइल ही नहीं हमारे लोगों का भी अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। ये एक बात बिल्कुल हमको समझ लेनी चाहिए। तो अमेरिका जो भी कुछ बोलता है, अमेरिका के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो पॉलिटिकली चल रहा है सारा कुछ, क्योंकि अब वहां जो लोग बार बार हम लोग सारे लोग इसको इस ढंग से ले रहे हैं या इजराइल अमेरिका हार गया, पीछे हट गया, घुटने टेक दिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वहां की राजनीति का खेल है, इसके लिए सब पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो। और अब ये जो 3 महीने 4 महीने इनको समय मिला है, इस पर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी अच्छी कर लेंगे, अपनी इमेज अच्छी बना लेंगे। और दूसरा जो जेडी वांस ने भी कहा है, जेडी वांस को इन्होंने सीधा काम पे लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपको 28 लाख करोड़ का पैसा आप करके अमेरिका ईरान के डेवलपमेंट में पैसा लगाना है। जेडी वांस को क्यों दी गई है? तो आगे फ्यूचर में जेडी वांस का फ्यूचर है वहां देश के अमेरिका में अंदर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले राष्ट्रपति पद पे जेडी वांस ही बैठेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इसमें अंदर एक चीज और देखने वाली है कि आगे की जिम्मेदारियां उनको मिल रही है चीजों को लेकर कि आर्म्स की कैसे प्रोसेस चलेगी, और आगे जो है देश के अंदर पैसे का जो व्यवस्था होगी उसको सारा मॉनिटर करेंगे। तीसरा, अमेरिका कभी भी ईरान को पैसा नहीं देने वाला है। उनका जो तेल था, अभी तक क्या था, जो तेल था चाइना को बेचा करते थे, तो चाइना को रात के अंधेरे में नेचुरल तेल बेचते थे, सेकंड्स में चाइना से हथियार लेते थे। तो चाइना के बीच ये डील थी। अब अमेरिका ने बीच में आकर डील को खत्म कर दिया। अब चाइना और
ईरान के बीच में जो डील चल रही थी पैसे तेल देकर हथियार लेने वाली, वो चीज खत्म कर दी उसने। अब क्या, तुम्हारा तेल हम बेचेंगे, बेचेंगे तुमको पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसमें तुमको हिस्सा देंगे, कुछ हम हिस्सा रखेंगे, जैसा उनका अरब कंट्रीज के साथ डील चल रही है। तो ये सब सिचुएशन यहाँ देखने वाली है कि अमेरिका सब कुछ विन विन रिलेशनशिप में लाना चाहता है, और इसके अंदर इसराइल का, ईरान में एक ग्रुप बैठा है IRGC टाइप जो लोग हैं, इसके बड़े बड़े नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इस सब टाइम दिया जा रहा है, इन लोगों को निपटाने का खेल चल रहा है। तो ये जो हिजबुल्ला मरेंगे, उसके बाद IRGC, ये सब इनका धीरे धीरे सफाया चालू होगा। बहुत सारे इनके 12-13 प्रॉक्सीज तो हैं इनके वर्ल्ड में अंदर। अब सारी दुनिया को लोग तैयार कर रहे हैं उस बात के लिए, जितने आपके प्रॉक्सीज ऑपरेशन चल रहे हैं, इनको आप लोग मिलकर रोकें, और ये जरूरी सबके लिए रोकना पड़ेगा, सब देशों को बैठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है, जी ठीक है। मनोज जी, JD वांस की अगर हम बात कर रहे हैं और या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो लोग अगर समझा रहे हैं तो इतना आसान है इसराइल के लिए मान लेना। मानना होता तो वो पहले ही मान लेता, जिस बैक चैनल की आप बात कर रहे हैं उसके जरिए ही कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हालांकि बात तो मानना ही पड़ेगा, जिस तरह से अमेरिका का ट्रम्प कहिए या JD वेंस भी जो है एग्रेसिवली मोड में आ गए हैं, और ईरान को इसराइल को बहुत ही खरा खरा सुना रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक लीडरशिप क्वालिटी अब JD वेंस में आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस तरह से अमेरिका और ईरान पे जो एक वार हुआ था, और उसमें JD वेंस का कोई ज़्यादा स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रहा था कि उनको लग रहा था कि ये वार जो है वो इलीगल है और इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, और आने वाले समय में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है उसमें वन ऑफ द मेन कंटेंडर जो है JD वेंस हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से इजराइल का जो हरदर्मी दिख रहा है इस बार, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्को रूबियो हो, स्टीव विकॉक हो, JD वेंस हो, अब ये तीनों में एक अपॉर्चुनिटी है तीनों के लिए कि कौन अपना एक लीडरशिप दिखा करके और इजराइल को मना सकता है। जिस तरह से इजराइल लॉबी जो अमेरिका में है उसको समझाने का पहले कोशिश करेगा, और चूंकि ये गवर्नमेंट का एक मामला हो जाता है, जिस तरह से नेतन्याहू की सरकार है इजराइल में और इलेक्शन भी आने वाला है, तो पब्लिक का उतना परसेप्शन नहीं देखा जाता है जिस तरह से, जितना गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मेरा कंटिन्यूटी सरकार रहे, इसको लेकर के वो ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि बशर्ते पब्लिक परसेप्शन क्या सोचता है। इजराइल में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, 30-40% होंगे जो इस वार को नहीं चाहते होंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो चाहता है कि ये कंटिन्यू रहने से अगर उनको फ़ायदा हो सकता है, तो इस तरह का जो है हरदर्मी हम लोग देख सकते हैं। और ईरान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे इलेक्शन का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे लोग हालांकि लेकिन जो प्रोटेस्ट कर इशू रहे है हैं वहाँ पे। जो इशू है वहां पर मनोज जी, वो है लेबनान को लेकर और उनके प्रॉक्सीज को लेकर है। वो सॉल्व नहीं होगा तो ये जो जितनी कहानियां हम चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये जस्ट अपोजिट होने वाली है। ये शुरू से ही ईरान का ये रहा है कि लेबनान में युद्ध बंद होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि सीज फायर के दौरान भी इजराइल ने हमला किया था, उस समय भी ईरान ने कहा था कि जब सीज फायर हो गया है तो फिर इजराइल क्यों हमला कर रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ज़रूर, और हिजबुल्लाह को किसी न किसी रूप में ईरान ज़रूर सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है जो उसका प्रॉक्सी भी है। तो अब ये देखना है कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल करता है ईरान, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि ठीक है, आप अगर कंट्रोल इजराइल कंट्रोल 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 आशीष सर, ईरान को करना है या अमेरिका को करना पड़ेगा? JD वांस पर रिएक्शन में चाहूंगा, आपके फेवरेट पर्सन जरूर हैं, लेकिन चुनावी फायदा उठाते हुए नजर आएंगे क्या, और इसीलिए वो इतना एग्रेसिव हो रहे हैं जैसा कि बाकी दो लोगों ने इशारों में बताया? आशीष, मेरे हिसाब से फॉर द वाइडर ऑडियंस एक बात समझनी चाहिए। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये बात अगेन इट हैज अ वेरी मेजर डेप्थ कि आप ये नहीं सोच के चल सकते पूरी दुनिया में कोई भी कि नेताओं के द्वारा बताई जा रही पीस, एवर एल्यूसिव पीस, कभी स्थापित हो पाएगी। जब तक हम रहेंगे 8 अरब लोग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आइडियोलॉजीज, लेफ्ट एंड राइट, रेडिकल थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस किस्म के आतंकवादी घटनाएं दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी तब तक होगा। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी नेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बॉडी का कि युद्ध नहीं होगा और पीस छा जाएगी। इस पे हम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं ताकि हमारी पोजीशन बनी रहे। दूसरा,
ये वैंस का बयान इजरायली किलिंग के पहले का है। क्रोनोलॉजी समझे, जब इजरायली सोल्जर्स को आप मारेंगे तो इजराइल वैसे ही जवाब देगा जैसा उसने अभी दिया है, और इसीलिए उसके बाद से अमेरिका के टॉप लीडरशिप ने अभी तक कोई स्टेटमेंट इस हिट के बाद नहीं दी है। ईरान ने डेफिनेटली बोला है कि हम हॉर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं और हम अभी स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, पहले इसको रोको। तो अब मार्को रूबियो को लेबनान के प्रेसिडेंट से जो बात करनी है, जोसेफ से, वो ये करनी होगी कि लेबनान ने अगर वॉशिंगटन में अग्री किया है कि हम हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग को डिजार्म करने में कुछ मदद कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल सपोर्ट मिले, तो उस पर वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा, वो हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग के लिए फिर से एक बार लेबनान की गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा कि आप नॉर्दर्न इजराइल पे अभी हिट नहीं करें, क्योंकि ये वॉयलेशन ऑफ सीज फायर मान रहा है ईरान। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन अभी भी डॉलर पर बैरल यूएसडी जो है वो कम हुआ है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बहुत मेजर। कुछ शिप्स कल परसों में पास हुई हैं, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ईरान की तरफ से अभी कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया, डिस्पाइट अ मेजर किलिंग बाय इजराइल इन द लास्ट 24 आवर्स। तो कहीं ना कहीं वो द हेडलेस रोग स्टेट अभी भी अपने को रिस्ट्रेन कर रहा है। शायद उनकी मिलिट्री पावर बहुत डिग्रेड हुई पड़ी है, तो अभी भी नहीं तो 50 पीपल किल्ड इन लेबनान, अभी तक ईरान ने कुछ करना चाहिए था। तो ये भी एक मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन थिंग्स फॉल अपार्ट, और ये एमओयू भी आगे चल के कुछ और क्रैशेस करेगा, लेकिन मेजरली वहां से अमेरिका को निकलने का एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। हॉर्मुज खुलने का मेजर एक चांसेस हैं आशीष, and we should be hopeful for this. ठीक है, आपको पॉजिटिव सब नजर आ रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव देखने का सर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा कुछ 60 दिनों के जो वक्त है उसमें कहानी बदल जाएगी। कुछ शायद टाइम लिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो है राहत मिल जाए, उसके बाद से फिर वही सीन देखने को मिलेगा। माथुर साहब, देख पा रहे हैं कि आप ऐसे कि 60 दिन जो वक्त लिया गया उसमें सारी चीजें मान ली जाएगी। मोटे मोटे जो 5 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा, युद्ध विराम कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने लगाए हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है बैठी नहीं है कि ईरान के सारे सैंक्शंस हटाए जाए। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की बैठनी चाहिए, एक बात है। अब अमेरिका बीच में घूम रहा है, जेडी वांस आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आता है, लोग इनको गालियां देते हैं, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आपका बिजनेस शुरू होगा तब उस पर कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ऐसे में अमिकेबली जो सिचुएशन चल रही है उनके फेवर में ईरान की जाती है। अगर वो बाकी बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको इस रास्ते को अपना लेना चाहिए, एक वो रास्ता है। और दूसरा, अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ाई, हाँ जी ठीक है सर, वेरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, बहुत बस समय बस इतना ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।